जी हाँ, हमारे साथ इस टाइम पे जुड़े हुए हैं मिस्टर प्रवीण कुमार। मिस्टर प्रवीण जो कि एमडी है निम्बस पाइप्स लिमिटेड के। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम अखंड संवाद में, जो कि सुबह आज दोपहर 2 बजे से चल रहा है और इस समय तक हम 6 घंटे पूरे कर चुके हैं। और इस कार्यक्रम को हम कल 24 घंटे पूरे करने के लिए 2 बजे तक इसे लगातार चलाएंगे। और कार्यक्रम का उद्देश्य वही है, लोगों को जागरूक करना प्राकृतिक खेती के लिए, लोगों को जागरूक करना गो संरक्षण के लिए और लोगों को जागरूक करना जल संरक्षण के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अखंड संवाद के सभी श्रोताओं के लिए, पूरी टीम के लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। प्रवीण जी, आप जिस फील्ड में हैं, आप निम्बस पाइप्स में हैं। आज एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है निम्बस पाइप्स लिमिटेड। कहाँ से शुरुआत हुई? सबसे पहले मैं आपके इस सफर को जानना चाहता हूँ, उसके बाद हम मेन मुद्दे पर चलते हैं। दरअसल जर्नी तो 125 साल पहले राजस्थान से ही शुरुआत हुई थी और वापस राजस्थान पे ही पहुँच गए जी। 4-5 जनरेशन पहले राजस्थान के अकाल के कारण से माइग्रेशन हुआ जी कलकत्ते की तरफ, और वापस से ये एहसास हुआ कि पानी के कारण से अपनी जगह छोड़नी पड़ी, ज़मीन छोड़नी पड़ी। तो कम से कम उस पानी के लिए कुछ प्रयास किए जाएं, और वापस फिर जो है वो रिवर्स माइग्रेशन से मैं जयपुर वापस आ गया 1992। मतलब जो जोधपुर हावड़ा ट्रेन चलती है वो वापस हावड़ा से जोधपुर भी आती है? हावड़ा से जोधपुर वापस आई। पुरखे गए थे शायद वो ऊँट की गाड़ी में, और हम हो सकता है कि हम ट्रेन से आए होंगे वापस। जी, पर जी, जी। पानी के कारण से ही जगह छूटी थी, और पानी के कारण से ही वापस इस जगह से जुड़ा हुआ। और तब से उस जर्नी में अभी तक के 30-32 सालों के अंदर में लगातार प्रयास जो है वो ईमानदारी से ये रहा कि पानी से रिलेटेड जो काम है उसी पे अपने फोकस करें, चाहे वो पाइपिंग हो, इरिगेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, सीवरेज हो। समय के साथ में ज़रूरतें बदलती गई जी। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारी मानव सभ्यता जो है वो हमेशा से ही नदी के किनारे ही बसी, रिवर वैली सिविलाइजेशन जो है हमें कहा जाता है, चाहे वो इंडस वैली हो, गंगा के किनारे हो। तो समय के साथ में पॉपुलेशन बढ़ी और नदियों के साथ में फिर नदियों से नहरें हुई, नहरों से हम पाइप तक पहुँच गए। पानी वही है, पानी हम नदियों के किनारे बसते थे, अब पाइप के माध्यम से हम नदियों को अपने घरों तक लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो खेत हो या पीने का पानी हो जी। तो कुल मिलाकर के जीवन जो है वो पानी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है सभी का, और हमारा प्रयास है कि उसके अंदर हम जो कर सकें वो जरूर करें। जी हाँ, वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जिसका सेंटर पॉइंट पानी है। जी हाँ, पानी की कमी के कारण आप राजस्थान छोड़ के कोलकाता जाते हैं और उसी पानी को फिर आप एक तरह से सीढ़ी बनाते हैं और उसी पानी से आप एक बड़ा एम्पायर खड़े करते हैं और वापस उसी राजस्थान में उसी पानी के साथ आते हैं। सर, पानी अगर पुरानी बात करें 100 साल से लेके अब तक पानी लगातार कम होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है, हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है, या यूं कहें लुप्त होता जा रहा है। कितना भयावह है ये, और ये पिछले सफर में कितना आपको लगा कि हाँ ये कम होता जा रहा है? अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर जो हम कहें, कई बार हमें पढ़ने मिलता है कि पानी पहले नदियों में, फिर कुएं में, और फिर बाल्टी में, और फिर वो बोतलों में, और फिर वो सिरिंज में दिखेगा। मतलब आने वाले समय में क्या होगा ये नहीं पता, बट अभी की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति वास्तव में काफ़ी चिंताजनक है। और ये इरिवर्सिबल नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। सदुपयोग जो है वो तरीके से अगर किया जाए पानी का, तो प्रकृति ने हमें काफ़ी दिया, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं जी। तो उस अब्यूज़ को अगर नहीं करें तो मुझे लगता है कि प्रकृति ने हमारे लिए काफ़ी जो है संचित व्यवस्था कर रखी है। और उसी कड़ी में मतलब पूरी सरकारें जो भी हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे जैसे लोग, मतलब हमारे जैसे हजारों लोग लगे हैं इस व्यवस्था में जी। और पहले जो चीज़ें नदियों में बह के जाती थी, नालों में बह के जाती थी, कैनाल्स में बह के जाती थी, तब अगर पाइप के अंदर से जा रही है तो इवैपोरेशन के लॉसेस बच रहे हैं, सीपेज जो है वो बच रही है, और कई तरीके के दूसरे जो लॉसेस होते थे वो भी लॉसेस में बच रहे हैं जी। पहले पानी खेतों में अगर दिया जाता था तो वो बहा करके दिया जाता था, बोरा पद्धति जिसे बोरा पद्धति से दिया जाता था, और अब वो पानी धीरे धीरे पाइप के माध्यम से दिया गया। फिर स्प्रिंकलर आया, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप, और उससे भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जी। तो जैसे जैसे हमारी पानी की ज़रूरतें बढ़ी, वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती गई है, और उसका अडॉप्शन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। देश बहुत बड़ा है, समस्या जितनी बड़ी उतना बड़ा देश, उतनी बड़ी पॉपुलेशन, समय लगेगा, समय लग रहा है। जागरूकता कई जगह पे बहुत अच्छी है, कई जगह पे कम है। राजस्थान पिछले 30 सालों के अंदर में करीब करीब 20% अपनी पूरी जो भी सिंचित जमीन है जी, उसमें 20% की एरिया को कवर कर पाया है, पर 80% जो बाकी है वो बहुत बड़ा है। अब यहाँ से इसको गति देने की ज़रूरत है, जिसके लिए सरकारें जो हैं प्रयासरत हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में अगर इसी स्पीड से हम चले तो शायद 30 साल लगेंगे पूरे करने में। तो 30 साल का समय हमारे पास नहीं है कि 30 साल तक पानी खत्म हो जाएगा। तो इसको गति देने के लिए
राज्य के और केंद्र की सरकारों को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस स्कीम के ऊपर में, जहाँ पर जल संसाधन जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ किए जा सकें। जी सर, पाइप पहले जैसे बताया धोरा पद्धति थी, उसके बाद चड़स वाली पद्धति आई, उसके बाद पाइप आए, पाइप के बाद स्प्रिंकलर्स आए, स्प्रिंकलर्स के बाद में माइक्रो इरिगेशन हुआ। अब और कहाँ इससे नीचे, इससे छोटा और क्या कर सकता है किसान? नहीं, ड्रिप सिस्टम जो है वहाँ पे अपने हर एक बूंद को मतलब एक प्रिसाइज तरीके से एक एक बूंद पे जा सकते हैं हम, जा ही रहे हैं, मतलब जा ही रहे हैं जी। और विदेशों में कई जगह पे जो है वो अभी जो हम पानी जमीन के ऊपर डाल रहे हैं तो उसके अंदर इवापोरेशन के जो लॉसेज हैं, जो गर्मी की वजह से सूर्य के कारण से जो है पानी इवापोरेट होता है जी, तो वो उसको सेमी परमानेंटली जमीन के नीचे में अंडरग्राउंड किया जा रहा है ताकि पानी के जो इवापोरेशन लॉसेज हैं उसको बचाया जाए जी। हम दूसरे देशों के मुकाबले में देखें तो हमारे पास में फिर भी जल संसाधन पानी के जो रिसोर्सेज हैं काफ़ी हैं जी, पर इजराइल जैसे कंट्रीज के अंदर में तो वो पानी इरिगेशन की जो लाइन्स है उसको भी सब सरफेस मतलब जमीन से 6 इंच नीचे डालते ताकि पानी जमीन के ऊपर नहीं आएगा जी। पानी को जरूरत जड़ों में है तो पाइपलाइन भी जड़ों के अंदर डाली जाती है, तो वो इसका अगला स्टेज है। मतलब एक एक बूंद को बचाने के प्रयास चल रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी वहां तक जा चुकी है जहां पर पानी अब जमीन के अंदर डाला जा रहा है। जी, एक और चीज जो कि उसके बाद भी जड़ों के अंदर भी जा रहा है, या ड्रिप जो पद्धति या ड्रॉप पद्धति जो है उसमें भी कह रहे हैं कि पानी का लॉस ज्यादा हो रहा है, कई जगह पे गलत जगह पानी जा रहा है, तो उसके लिए और टेक्नोलॉजी एआई वगैरह का यूज हम सुन रहे हैं कि उसमें भी आने जा रहा है। क्या है वो टेक्नोलॉजी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट के माध्यम से, जहां अभी क्या है कि हमारा जो सिस्टम है एक तरीके से मैकेनिकल सिस्टम है जी, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि भाई आपको पूरे दिन भर में इतने घंटे इरिगेशन करना है जी, पर वो जरूरत उतने घंटे की है क्या नहीं है उसका असेसमेंट फार्मर के ऊपर छोड़ा जा रहा है जी। तो उस असेसमेंट को फार्मर के ऊपर नहीं छोड़ करके सैटेलाइट के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए जी, फील्ड की एक्चुअल जो नमी है उस नमी को मेजर करके और उसकी जरूरत के हिसाब से फिर पानी को देने की प्रक्रिया है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ के कर रहे हैं और वो सैटेलाइट बेस्ड है। और राजस्थान प्रॉब्ली इंडिया का पहला स्टेट है जहां पर कि ये स्कीम बड़े रूप में लागू की जा रही है। जी, समय लगेगा क्योंकि महंगी स्कीम है, महंगी टेक्नोलॉजी है, एडॉप्शन की रेट स्लो होगी और आने वाले समय में अगले 2-3-4 सालों के अंदर मैं मानता हूँ कि राजस्थान जो है इसमें सबसे ज़्यादा आगे से लीड करेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस टेक्नोलॉजी में। जी हाँ, क्योंकि किसान के लिए असल में इन चीज़ों को अपनाना थोड़ा सा टफ इसलिए होता है। नंबर एक तो उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, दूसरा उसे नॉलेज उस चीज़ को अपनाने में बहुत टाइम लगता है। किसान हमेशा एक किसान को देखकर दूसरा किसान आगे बढ़ता है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि किसानों तक सरकार को कोई जागरूकता के कुछ संदेश पहुंचाने चाहिए, कुछ और चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, या उनका लगातार ट्रेनिंग देते रहना उनको बहुत ज़रूरी है? क्या लगता है आपको, कितना ज़रूरी होता है? एक्चुअली सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है। सरकार के माध्यम से पैसे जो हैं वो मिल रहे हैं, सब्सिडी स्कीम है, सरकार 90% पैसे दे रही है जी। तो जहां तक सरकार मतलब किसान की लागत की बात है तो किसान की लागत बहुत कम है, सरकार 90% तक पैसे जो है सब्सिडी के माध्यम से किसानों को दे रही है। प्रचार प्रसार का काम जो है मेरा ऐसा मानना है कि सरकार के अलावा इसमें जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, राजस्थान के अंदर करीब 250 लोग जो हैं इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, 250 कंपनियां हैं यहाँ पे जी, जो इरिगेशन से जुड़ी हुई हैं। तो उन सभी कंपनियों की ये नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमारा व्यापार है रोजी कमाना, रोटी कमाना, हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी भी है। उसी तरीके से हमारी जिम्मेदारी उन किसानों के प्रति भी है ताकि हमारा ये काम लगातार चलता जाए, उनका भी भला हो, हमारा भी भला हो। और प्रचार प्रसार करने का काम जो है सरकार के साथ साथ हमारी जैसी कंपनियों को जोड़ करके, आप जैसे मीडिया हाउसेस जैसे अभी आप ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ नोबल कॉज। आप इसको एक मुहिम के तहत लगातार प्रयास में लगे हुए हैं, पहले भी कई बार इंटरेक्शन हुए जी। बिल्कुल सर। तो ऐसे प्रयास और भी कई स्टेक होल्डर जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो ये प्रयास सिर्फ मैं ही करूंगा, या सरकार पैसे दे रही तो सरकार करेगी, या किसान जिसको जरूरत है वही करेगा। और भी कई लेटरल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हैं वो कर सकते हैं, लाइन डिपार्टमेंट कर सकते हैं, और हमारे समाज के दूसरे जो अंग हैं वो भी इसमें जुड़ सकते हैं, जिसमें मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह के उद्देश्य को लेकर आज ये अखंड संवाद सिर्फ इसीलिए स्टार्ट किया गया। 24 घंटे तक चलाने के पीछे इसका उद्देश्य भी यही है कि लोग अट्रैक्ट हो और समझे कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई। परंतु वाकई में जो तीनों विषय हैं, प्राकृतिक खेती, गो संरक्षण और जल संरक्षण, असल में इस समय की सख्त जरूरत है, इसलिए इन पर यह कार्यक्रम करना पड़ा है। इससे पहले जैसा कि आपने बताया 450 एपिसोड राम सा के हम लगभग इन्हीं सब विषयों पर अलग अलग कर चुके हैं जी। तो सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जल संरक्षण चलिए एक अलग चीज हो गई,
प्राकृतिक खेती पर भी मैं आना चाहता हूं, एक आम आदमी के तरीके से, क्योंकि खाने में जो जहर पहुंच रहा है, निवाले में जो जहर की पुड़िया बनी हुई है, उससे बचने के लिए क्या आप जैसी कंपनीज अगर थोड़ा सा आगे आए और किसानों के पास आप लोग पहुंच ही रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ना चाहिए, 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और उन लोगों को थोड़ा सा प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती की तरफ आकर्षित करना चाहिए? दरअसल देखा जाए तो ये हमारे बिजनेस का एक पार्ट जरूर है। हमारी डायरेक्ट इसके अंदर में जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारा जो इंटरफेरेंस है वो कम है इसमें जी। परंतु इंडिविजुअली मैं अगर अपनी कंपनी के बिहाफ में अगर ये बात कहूँ जी, तो पिछले साल जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक घोषणा की थी कि किसान जो है वो अन्नदाता, ऊर्जादाता और उसके साथ साथ उर्वरक दाता जी। तो उसके पीछे उनका जो मंतव्य था वो गौ संवर्धन से जुड़ा हुआ था। गाय से जो गोबर हमें मिल रहा है, हर किसान के पास में 1, 2, 3, 4 पशु हैं जी, और उसके गोबर के कारण से अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हो तो वो गांव में जमीन पे फैल करके बीमारी का कारण बनते हैं जी, और अगर उसको प्रॉपर यूज किया जाए तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक रिसोर्स है एनर्जी का जी। तो हमने अभी एक जो छोटी सी प्रयास किए हैं कि उसके अंदर में गोबर गैस, आपने भी मतलब कई जगह पे देखा होगा, जो पुराने मॉडल थे स्टील के बने हुए काफी हेवी रहते थे वो जी, उसका एक बिल्कुल पोर्टेबल सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। और वो सिस्टम आपके अगर 2 गायें भी हैं तो उन 2 गायों के बेसिस पे जो उसका डेली जो गोबर मिल रहा है, तो गोबर के इस्तेमाल से 4 लोगों के परिवार के लायक डेली की जो ऊर्जा की खपत है, गैस, हमारे घर में जो डोमेस्टिक कुकिंग गैस है जी, वो उसका उसके अंदर प्रोडक्शन होगा। और बचा हुआ जो गोबर, उसका रेसिड्यू बचा हुआ जो गोबर है जी, उस गोबर को अगर आप उसको प्रोसेस करेंगे, छोटी सी एक टेक्नोलॉजी, छोटी सी एक मशीन उसके साथ लगेगी, तो वो उसके गाय के गोबर से, बचे हुए गोबर से एनर्जी यूज करने के बाद में उसको खेत में एज ए उर्वरक, मतलब उसके अंदर वो फर्टिलाइजर की जैसा उसको यूज किया जा सकेगा जी। तो हमारे पार्ट में जो संभव है हम उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट की भी बहुत बड़े रूप में इसकी जो है प्लान्स बने हुए हैं। अगले 2-3 सालों में इसको बड़े रूप में अपने फील्ड में देख पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है जी। पाइप इंडस्ट्रीज के साथ आप जुड़े हुए हैं और आपने कहा कि बहुत सारी जो है कंपनीज हैं जो कि इस के साथ जुड़ी हुई है, इस इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई है, इरिगेशन के फील्ड में है। किसान अक्सर कंफ्यूज हो जाता है इस चीज को लेकर कि कहां से लूं, क्या लूं, कौन सा लूं, कैसे लूं। ठीक है, मैं इस समय पर आपको एज ए कंपनी ओनर की बजाय मैं सिर्फ एक आम आदमी की तरह से पूछना चाहता हूँ, इस तरीके से क्या उनकी कोई गाइडलाइंस है किसानों के लिए कि उन्हें किस तरह का पाइप लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, या इस पे सब्सिडी मिलेगी, इस पे नहीं मिलेगी, कुछ इस तरह गाइडलाइंस है सर? गाइडलाइंस सरकार की तरफ से बनाई गई हैं, कंपनियों के लिए भी है, परंतु इसमें मेरा ऐसा मानना है कि ये नैतिकता वाली बात है। ये किसान भी जो है अपने तरीके से लेकर के चीज़ों को मतलब जज करते हैं प्रोडक्ट को बाजार में। हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के सारे के सारे स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उन स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा, ऐसे हम उम्मीद भी करते हैं कंपनियों के साथ में जी। तो इट्स अ मैटर ऑफ कोएग्जिस्टेंस। बाजार के अंदर में सभी तरीके के लोग हैं, अच्छा भी बनाते हैं, कम अच्छा भी बनाते हैं और शायद बुरा भी बनाते हैं जी। किसान को समझ होती है कि वो उनको क्या लेना है, किसान को ये समझ होती है जी। सर, मशीनी युग है, मशीनी दौर है, बिल्कुल इस समय पर हर तरफ हर चीज़ों की मशीनें चल रही हैं। पाइप इंडस्ट्री के अलावा कोई और फील्ड जिसमें आप प्रवेश करना चाह रहे हो, क्योंकि एग्रीकल्चर है, बड़ा फील्ड है और आप इसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लोगों के पास आपके लोग पहुंच ही रहे हैं। टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, आई मीन पब्लिक एट लार्ज के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। हमारी जो शुरुआत हुई स्टील की पाइप, उसके पहले मतलब मैंने जो कहा कि नदियों से पानी जो है वो हमारे घरों तक पाइपों के माध्यम से पहुंच रहा है, तो पाइप के अंदर में भी जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है पिछले 100 सालों के अंदर में जी, तो मट्टी की पाइप, लकड़ी की पाइप, लोहे की पाइप, कास्ट आयरन, स्टील की पाइप, और वहाँ से करते करते आज प्लास्टिक के युग में भी, अब क्या है, प्लास्टिक में भी अब नए तरीके से जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है जी। अभी रिसेंटली पिछले 6-7 महीने पहले ही इंडिया के अंदर में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जिसमें मतलब मुझे ये बात बताते हुए फख्र हो रहा है कि वी आर ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जी। तो दैट इज OPVC, ओरिएंटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स, OPVC पाइप्स जी जी जी, जो कि लोहे की जो कन्वेंशनल पाइप है उसका रिप्लेसमेंट है, DI पाइप का रिप्लेसमेंट है वो जी। वो कॉस्ट में लोहे की पाइप के अगर से कंपेयर किया जाए तो वो 25% है, मतलब अगर 100 रुपये की लोहे की पाइप है तो 25 रुपये की पाइप है जी हाँ। वजन के मामले में भी वो मतलब उनसे करीब करीब 20% है, मतलब 80% कम है। ठीक है। ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, पाइप को यूज करने के लिए, लोहे की पाइप को यूज करने के लिए आपको बहुत हेवी मशीनरी की जरूरत है जी। इसके अंदर में आप मैनुअली उसको कर सकते हैं जी। चौथा, एग्जीक्यूशन। किसी प्रोजेक्ट के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट है उसके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन। किसी भी सरकार ने घोषणा की उस प्रोजेक्ट को 1 साल या 1.5 साल में पूरा करना है जी,
और इन सारे कारणों से वो प्रोजेक्ट 1.5 साल की जगह 3 साल में 4 साल में पूरा हो रहा है जी। इस पाइप के साथ में इंस्टॉलेशन की जो स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है और प्रोजेक्ट जो 1.5 साल के अंदर में प्लान किया गया तो वो प्रोजेक्ट 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो रहा है जी। और ये न सिर्फ राजस्थान में, कई और स्टेटों के अंदर में इसके प्रयास चल रहे हैं जी। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे स्टेट है जहां पर इस प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किया है पिछले 1 साल के अंदर में और उनको फाइनेंशियल फायदा हुआ है सरकार को, क्योंकि सरकार अगर लोहे की पाइप ले रही थी उसकी जगह ओपीवीसी का पाइप ले रही है जी। जिसके कारण से सरकार के पैसे की बचत हुई है। कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोजेक्ट को समय पे पूरा करने का जो है वो एक उसके अंदर में काफ़ी बड़ा लाभ मिला है जी। और जो लोग वहाँ साइट पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी मैनुअल इंटरवेंशन जो है वो काफ़ी आसान हो गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक नया प्रोडक्ट है। मैं समझता हूँ आने वाले 4-5 साल के अंदर में इंडिया में कम से कम 1000 कंपनियां इस प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है जी। राजस्थान में अभी ड्यूरेबिलिटी उसकी 50 साल एस्टिमेटेड है और हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो 100 साल से ज़्यादा चलने वाली पाइप है जी। ये तो असल में एक तरह से बिल्कुल वरदान है, ये वरदान हो जाएगा, क्रांति एक तरह से इरिगेशन उसमें आ जाएगी, क्योंकि इस तरह के पाइप सबसे बड़ी समस्या पानी पहुंचाने की है सर, और वही अगर समस्याएं हल हो जाती हैं, हालांकि पानी पहुंच रहा है पर अगर वो समस्या और इतना इजी हो जाती है तो वाकई में बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अक्सर पाइप इंडस्ट्री वाले लोगों को या उनके कर्मचारियों को या उनके जितने भी लोग होते हैं उन्हें ये कहता हूं कि स्वर्ग से गंगा लाने का काम भागीरथ ने जिस तरह से किया था धरती तक पहुंचाने का, और धरती गंगा को असल में घरों तक पहुंचाने का या खेतों तक पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं, तो आप लोग भी असल में भागीरथ ही हैं, क्योंकि पानी पहुंचाने वाला भागीरथ ही होता है। अभी एआरसीपी आई तो उसमें भजनलाल जी को भी हमने भागीरथी कहा, तो असल में ये भागीरथी प्रयास है जो आप लोग कर रहे हैं, परंतु क्योंकि जल वाकई में बहुत कीमती है और उस जल को बचाना बहुत जरूरी है। सर किस तरीके से देखते हैं हमारा जो किसान है उसको, उसकी मैं बार बार एक ही बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राम सा असल में एक ऐसा कार्यक्रम है जो किसानों को जागरूक करने के लिए, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी की बातें बताने के लिए है। कितना आपको लगता है कि अभी तक और हमें जरूरत है किसानों तक पहुंचने की, उन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताने की, नई पद्धतियों के बारे में बताने की? बिना किसान के अनाज नहीं होगा, बिना अनाज के जीवन संभव नहीं है जी। और बिना पानी के न किसान, न किसानी, न अनाज, कुछ भी संभव नहीं है जी। ये चीजें मूलभूत जरूरतें हैं जो जुड़ी हुई हैं जी। प्रयास लगातार चल रहे हैं, चलाने पड़ेंगे और जोर से चलाने पड़ेंगे जी। जिस स्पीड में हम चल पा रहे हैं वो स्पीड काफ़ी स्लो है, समय की ज़रूरत के हिसाब से हम स्लो चल रहे हैं जी। और टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करने में मेरा ऐसा मानना है कि किसान जो है वो हमसे ज़्यादा अग्रसर है, मतलब हमसे ज़्यादा वो कीन है इस चीज़ को करने के लिए जी। हमारे अंदर में जो कमियां हैं उन कमियों को हमें सुधारना पड़ेगा। आई मीन मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मतलब माय पॉइंट इज नहीं बिल्कुल सही है सर, कि किसानों तक पहुंचना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास में कोई ऑल्टरनेट नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ में। जी हाँ, बात बिल्कुल सही है कि किसानों तक तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा। जब तक हम किसानों को नहीं एजुकेट करेंगे तब तक हमें ही नुकसान होता जाएगा। एक और सवाल, जब भी हम जल संरक्षण की बात करते हैं, पानी को बचाने की बात करते हैं, पानी को कम खर्च करने की बात करते हैं, तो क्योंकि 80% 85% यूज किसान करता है, इसलिए हम सीधे किसान की बात करने लगते हैं। लेकिन आम आदमी जो पानी को वेस्ट कर रहा है, चाहे 10 से 15% है, क्या उसे कितना संभलना चाहिए? उनकी तरफ भी हमें, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये तो हमें हमारे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। जयपुर की सड़कों पे आप देख सकते हैं गाड़ियां जो है वो अभी भी रनिंग वाटर से जो है वो धोई जा रही हैं जी। और जब भी हमारे पास में कभी कोई फॉरेन के डेलीगेट्स आते हैं, जैसे हमारे बिजनेस के अंदर में इजराइल का काफ़ी बड़ा योगदान है जी, तो इजराइल से जब लोग यहाँ आते हैं तो उनको अफसोस होता है कि राजस्थान जैसे डेजर्ट स्टेट के अंदर में लोग पानी का क्रिमिनल वेस्ट कर रहे हैं जी। और मतलब इसके लिए हम और किसी को दोष नहीं दे सकते। हम पढ़े लिखे सभी मतलब एक सभ्रांत समाज से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इस नैतिक जिम्मेदारी को तो हमें ही निभाना पड़ेगा। इसके लिए ना किसी सरकार का कोई काम है, ना हमें कोई टीचर की ज़रूरत है जी। ये तो हमारे खुद के ही नैतिक मूल्यों की बात है कि हमें खुद को अवेयर करना पड़ेगा और होना ही चाहिए। जी बिल्कुल। जी हाँ, आपने देखा होगा कई बार, शायद आप भीलवाड़ा वाली रोड पे गए हो तो वहाँ कार वॉशिंग वाले, ट्रक वॉशिंग वाले बहुत तेज तेज स्प्रेयर्स अपने फवारे चला के रखते हैं और वो एक के बाद एक लाइन पे लगभग 50 से 60 शॉप्स हैं और वो इस तरह से करके रखते हैं। तब बड़ा दुख होता है कि इस तरह से पानी हम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए, धोते टाइम पे आपने चला दिया वो एक अलग बात है। हम सभी को जागना पड़ेगा, हम सभी को उठना पड़ेगा, हम सभी को कुछ जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके हम इस पानी को बचा सकते हैं, तब हम इस पानी को सेव कर सकते हैं हमारे आने वाले भविष्य के लिए। जी सर, क्या लगता है जिस तरह से, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज के, आप पिछले 100 साल से पानी पर काम कर रहे हैं, अगर यही चलता रहा जो हम इस समय कर रहे हैं तो कितनी दूर तक? अभी तक तो छोटी बोतल्स तो हमने देख ली सर पानी की, अब वो कहां तक जाने वाला है मामला?
ये कह पाना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाला समय जो है पानी के मामले में बहुत अच्छा नहीं है जी। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, नई चीजें आ जाएंगी, उसकी भविष्यवाणी कर पाना भी शायद उचित नहीं होगा जी। जो है हम उस पर तो फोकस करें, भविष्य में क्या होगा उस चीज को लेकर के सरकारें क्या करेंगी, टेक्नोलॉजी क्या होगी, जो हमारे पास है वो काफी है जी। उसका अगर सदुपयोग किया जाए, चाहे वो हमारे इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन जो है वो हमारी टोटल पानी की खपत का 70% पानी इरिगेशन में जाता है जी। सिंचाई में जी। खेती में। बिल्कुल। अगर हम खेती को सिर्फ सही तरीके से सही पानी के इस्तेमाल के साथ में कर पाए तो भी हमारे ह्यूमैनिटी के पानी की जरूरत जो है उसको लेकर के क्राइसिस नहीं होगी, मैं ऐसा मानता हूँ जी। पर इरिगेशन चूंकि सिंचाई का जो काम है वो किसान के हाथ में है, किसान अभी भी बाय एंड लार्ज इंडिया के अंदर में बहुत शिक्षित नहीं है। उसमें सरकार के जो प्रयास हैं, कंपनियों के जो प्रयास हैं, जो स्टेक होल्डर्स के जो एफर्ट्स हैं, वो अगर करके इसको हम जितना जल्दी कर लेंगे आने वाले समय में हमारे लिए समस्याएं उतनी कम होंगी। जितना समय ज़्यादा निकलेगा समस्याएं उतनी ज़्यादा ही बड़ी होती जाएंगी। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए, अखंड संवाद का हिस्सा बने और आपने पानी से संबंधित ये सब बातें बताई जो कि किसानों को जानना जरूरी है, एक आम आदमी को जानना जरूरी है। पर फिर भी मैं एक बार जाते जाते मैं चाहूंगा हमारे किसान भाइयों के लिए एक संदेश आप दीजिए, साथ में आम आदमियों के लिए भी संदेश दीजिए कि क्या जल संरक्षण के बारे में आप कहना चाहेंगे। किसानों के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके लिए पूरी सरकारें जो हैं प्रयासरत हैं। आप सभी जनता के लिए, इस देश के लोगों के लिए आप अनाज अन्न का जो है आप उत्पादन करते हैं, आप उनको रोटी रोजी सब रोटी देते हैं आप जी। इसके अंदर में थोड़ा सा अपने सेंसिबली नई टेक्नोलॉजी जो है उसका एडॉप्शन करें आप, क्योंकि सरकारें जो है आपको 90% तक सब्सिडी दे रही हैं। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करता कि कोई भी सरकार और कुछ कर सकती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सामान मिल रहा है, उसको आगे बढ़ें, अपने खेत में अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। अगल बगल के 4 किसानों को आप उसके प्रचार प्रसार में उसको इन्वॉल्व करें, भागीदार बनाएं, ताकि उस टेक्नोलॉजी का विस्तार हो सके। जो काम हम अगले 30 साल में करने का प्रयास कर रहे हैं वो काम अगले 10-12 सालों के अंदर में हम कर पाएँ, इतना सहयोग किसान करें। इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके लिए मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये उनको बोल नहीं सकता कि आप ऐसा करें, बट उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने व्यापार के अलावा हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी समाज के लिए है उसके लिए उस नैतिक जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए स्कीम का इस टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार जो है वो जितना ज़्यादा हम कर सके, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती। जी बिल्कुल। हमारी जो आउटरीच है उस जगह तक सरकार की आउटरीच नहीं हो सकती। सरकार हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस यूनिट ये जो टेक्नोलॉजी है इसका प्रसार हम खुद अपनी जिम्मेदारी मान करके करें। और जो साधारण जनता है वो तो समझदार है, उनको समझना चाहिए कि अगर अगली जनरेशन के लिए अगर हमें कुछ छोड़ के जाना है जी तो इस जनरेशन में पानी का इस्तेमाल हम सही तरीके से करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारा उत्साहवर्धन किया, इस कार्यक्रम को नई बातें आपने बताई। आप इसी प्रकार हम पर अपना वरद हस्त रखें जब भी इस तरह कोई कार्यक्रम हम करें, क्योंकि ये एक नोबल कॉज है जो कि हम सिर्फ लोगों को जागरूकता के लिए कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए जिससे कि लोग समझें कि जैसे आप कीमती हैं वैसे प्राकृतिक खेती कीमती है, वैसे ही जल कीमती है, वैसे ही गो संरक्षण बहुत जरूरी है। और आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।